नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। लोकसभा चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को, रफ्तार को और तेज करने में जुटी हुई हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें विभिन्न राज्यों की 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। लेकिन अभी भी कई राज्यों के उम्मीदवारों का चयन होना बाकी है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट कर दिए गए हैं। बीजेपी जहां पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दे रही है, जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक पार्टियों में एक दल से इस्तीफा देकर दूसरे दल में शामिल होने का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी से हिसार से वर्तमान सांसद बृजेंद्र सिंह पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए, तो वहीं पूर्व सांसद अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो गए। इन प्रकरणों पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि पार्टियों की आखिर रणनीति क्या दूसरी पार्टियों में सेंध लगाने तक ही सीमित रह गई है? और सवाल यह भी है, क्या सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक पार्टियों का रुख साफ नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा कोई अभी वक्त नहीं बचा है। अब लोकसभा चुनाव में किसी भी तारीख का ऐलान हो सकता है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस ने 39 नामों की, और ऐसे में बीजेपी की आज दूसरी लिस्ट भी आने वाली है, तो सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक पार्टियों का रुख क्या साफ नहीं है। और हरियाणा को लेकर के अगर बात करें, जिस तरीके से फिलहाल बीजेपी के पास 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में अब जब बीजेपी के सामने ये एक बड़ी चुनौती, अपनी जीत की लय को कहीं ना कहीं बरकरार रखना, और कांग्रेस और आप जो मिलकर के चुनाव लड़ रही है, उसके सामने एक बड़ी चुनौती है इसी जीत में सेंध लगाना। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ किसी की रणनीति है, तो क्या कुछ किस पार्टी की रणनीति है और कौन किस पार्टियों में सेंध लगाने तक सीमित है? सीट बंटवारे को लेकर के क्या फार्मूला है? कौन कौन इस मुद्दे में जनता के बीच जा रहा है? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना देर के हुए जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। वेद प्रकाश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। अनिल आर्या जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देवेंद्र दत्त जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। देवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले बात करूंगा देवेंद्र दत्त से, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। देवेंद्र जी, लगातार सीटों को लेकर के बात कर रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर के बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो किस तरीके से, वीरेंद्र सिंह की हम बात करें तो वो लगातार जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, एक कहा जा सकता है कि कुछ एक बड़ा झटका, या यूं कहें कि एक बड़ी एक कहानी हो सकती। चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, क्या रोकने की पार्टी ने कोशिश नहीं की? मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। आलोक जी, पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि आपने कहा कि अभी सूची आने वाली है। मैं उस प्रश्न के निमित्त मात्र इतना कह सकता हूं कि अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड, अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक संगठनात्मक, एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारे यहाँ प्रक्रिया रहती है। उसमें हमारा संसदीय बोर्ड बैठता है और बोर्ड बैठ करके उसमें प्रत्याशियों का चयन करता है। अपने यहाँ इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है जी। दूसरा, आपने प्रश्न किया है वीरेंद्र सिंह जी का। वीरेंद्र सिंह जी के निमित्त मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उनको सम्मान देने में कमी नहीं की। ये तो आप भी जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप चैनल पे बैठे हैं, आप भी देख रहे होंगे। जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, राज्यसभा सांसद बनाया, केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी धर्मपत्नी को विधायक की टिकट देकर के विधायक बनाया, उनके पुत्र को हिसार से सांसद बनाया, सांसद का प्रत्याशी बनाया और वो विजयी हुए। तो भाजपा ने तो कहीं सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जी। लेकिन उसके बाद भी किसी व्यक्ति की आस्था अगर डोलती है तो उसका ये व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई झटका वटका नहीं लगा, यहाँ कोई झटके नहीं लगते। यहाँ तो देश और देश की जनता,
देश के मालिक जो मतदाता हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो निर्णय कर चुके हैं कि देश की बागडोर पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आने वाली है, ये तय है। जी, मैं वेद प्रकाश जी, आपने बात सुनी, आपका भी मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। लगातार देश की बागडोर जिस तरीके से एक बार फिर कहीं ना कहीं मोदी के हाथों में आने वाली है, और इससे पहले अगर बात करें तैयारियों को लेकर के, बीजेपी देखिए लगातार पूरी तरीके से चुनावी मोड में रहती 24/7। आप लोगों की इस बीच क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं? आलोक जी, आपको, भाई अनिल आर्य जी को, भाई देवेंद्र जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में ही आने वाली है तो फिर चुनाव की क्या आवश्यकता है? जब चुनाव होगा, जनता स्थान में करोड़ मतदाता तय करेंगे कि देश की बागडोर किसके हाथ में होगी, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। अभी तो केवल दावा किया जा सकता है। ठीक है, ये कह देना कि देश की जनता ये तय कर चुकी है, फिर भैया जब जनता तय कर चुकी है तो इसका मतलब भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। ऐसी सोच ही गलत है। आपने सवाल पूछा तैयारियों का। देखिए, हरियाणा के अंदर तो बड़ी स्थिति साफ है। भाजपा जजपा गठबंधन का सफाया होने वाला है और हरियाणा में कांग्रेस इंडिया अलायंस जीतने वाला है। जिस चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, वो 52 साल हो गया उनको राजनीति करते करते, बड़े नेता हैं। बांगर क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी उनके प्रभाव को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं। अब ये कहना कि उनके छोड़ने से भाजपा पर कोई असर नहीं होगा, ये भाजपा का आकलन हो सकता है, पर मेरा बड़ा स्पष्ट आकलन है कि भाजपा को भारी नुकसान होगा। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ चुके हैं और भाजपा में चले गए। आपका ये गलत था। अशोक तंवर जी 5 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुके और कांग्रेस छोड़ने के बाद 4 पार्टियां दूसरी ज्वाइन करने के बाद वो भाजपा में गए हैं। दूसरी तीसरी बात कि जितने भी कांग्रेस के नेता भाजपा में देश भर में जा रहे हैं, आप गहराई से विश्लेषण कर लें, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है। और जबकि भाजपा के 2 सिटिंग एमपी अभी तो कल तो आए थे विरदेंद्र सिंह जी किसान परिवार के, आज राजस्थान के राहुल कसावा जी आए हैं, वो भी किसान परिवार के हैं। ये और वीरेंद्र सिंह परिवार भी बहुत लंबे समय से राजनीति में है और कसावा परिवार में भी 5 बार उनके पिताजी, 2 बार वो खुद एमपी रहे हैं। तो ये जनता की नब्ज जानते हैं। जो इतना दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जनता की नब्ज क्या है और राजनेता जनता की नब्ज देखकर फैसला करता है। एक तरफ ईडी सीबीआई आईटी का दबाव है, वो अलग कारणों से जा रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो जनता की नब्ज देखकर। चलिए, वो कौन लोग हैं जो जनता की नब्ज को अच्छे से पकड़ते हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अनिल आर्य जी। अनिल जी नमस्कार, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, जनता की नब्ज की बात की है, और आपसे बेहतर कौन जानता है, जब आप जनता के बीच रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे आप जाके लोगों से बात करते हैं, असल तस्वीर क्या है? जिस तरीके से चुनाव आने के पहले जो दल बदल का जो सिलसिला लगातार जारी है, वीरेंद्र सिंह इसका साफ तौर पर उदाहरण है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जी कुछ भी कहे, लेकिन इस वक्त जो देश में माहौल है, उस माहौल में ऐसा लगता है कि तीसरी बार भी मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस से चमत्कार की उम्मीद थी नेतृत्व से, वो चमत्कार अभी तक दिखा नहीं है। जहां तक विजेंद्र सिंह की बात है कि वो हिसार छोड़ गए, तो जनता के मन की बात कर रहे थे। अगर जसपा के साथ भाजपा का गठबंधन टूटता या जसपा और भाजपा के बीच में खटास पैदा होती, या चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनके परिवार को लगता कि भाजपा जसपा से दूर जा सकती है, तो आप तय मानिए कि वो भाजपा को नहीं छोड़ते। उनकी सियासी मजबूरी थी कि वो भाजपा के साथ रहकर अपनी राजनीति वहां नहीं कर सकते। हिसार क्षेत्र, उचाना क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला के साथ उनका घरघोर विरोध है, इसलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और पार्टी छोड़ने की मजबूरी थी। अदरवाइज कोई वजह नहीं थी कि वो पार्टी छोड़ते, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कहते रहे हैं कि जसपा और भाजपा का साथ छूट जाना चाहिए था, जो भाजपा नेतृत्व को स्वीकार नहीं था। राष्ट्रवाद लोगों के दल बदल का जब भी चुनाव का दौर आता है, जब लगता है कि चुनाव निकट है,
ये लोग एक दूसरे के साथ आना जाना लगा रहता है। और बहुत से लोग इसलिए पार्टी छोड़ते हैं कि उनको दिखता है या दिख रहा है कि उनको अपनी पार्टी में ना तो टिकट मिलेगी ना पूछ हो पा रही। अब सुरेश पचौरी जैसे व्यक्ति जिनको कांग्रेस ने 4 से 5 बार राज्यसभा में भेजा और जब लोकसभा लड़ाया तो वो हार गए, आज वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, तो इस वजह से नहीं आ रहे कि कांग्रेस ने उनको भाव नहीं दिया या कांग्रेस ने उनके लीडरशिप को महत्व नहीं दिया जी। वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको लगता है कि दौर भाजपा का है और भाजपा के साथ रहेंगे तो फायदा होगा। ये हर बार होता है। अब जिन दो लोग एक दूसरे राजस्थान की जो बात की थी, वहां की राजनीतिक परिस्थिति है, वो राजनीतिक परिस्थितियां अगर वो भाजपा में रहते तो उनको अनुकूल नहीं थी, तो ये आना जाना चलता रहता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी, क्योंकि उनको शायद इस चीज का आभास या यूं कहें कि पूर्वाभास हो गया था। अब उनके लिए बीजेपी में रहना कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और टिकट भी शायद उनको नहीं मिलना था, उसके पहले उन्होंने ये निर्णय लिया। मैं आपके पास आऊंगा अनिल जी, मैं एक बार वेद प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब जरा देवेंद्र दत्त जी से लूंगा। देवेंद्र जी, जब मैंने आपके सवाल का जवाब जब कांग्रेस के प्रवक्ता से जब लिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई अभी ये तो जनता डिसाइड करती है ना, जनता निर्णय लेती है, जनता जनार्दन होती है, आप कैसे कह सकते हैं ये? इस सवाल पर उन्होंने आपत्ति जताई। अब जरा मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, किस आधार पे कही आपने, काम के आधार पे या फिर आपको लग रहा है कि आत्मविश्वास है? जरा मैं इस सवाल का जवाब आपसे ही चाहूंगा जी। आलोक जी, ये आत्मविश्वास जरूर है लेकिन अति विश्वास नहीं है। हम लोग धरातल पर जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से इस देश ने विकास की गति को पकड़ा है, उससे मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास, आज वेद प्रकाश जी भाई साहब मेरे कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास ना ही आज के समय में ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना संगठन है, और देश की जनता के आगे ये अपना विश्वास खो चुके हैं। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश की जनता में एक विश्वास को प्रतिष्ठापित किया है और उस विश्वास के ऊपर देश की जनता टकटकी लगा करके केवल एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। चलिए, आपके छोटे से सवाल का जवाब अब मैं जल्दी से वेद प्रकाश जी आपसे ले लेता हूं। वेद प्रकाश जी, आपके इस सवाल का देखिए, आपने जो पूछा था मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने कहा नेतृत्व की बात की, उन्होंने संगठन की बात की और उन्होंने काम किया और उसी दम पर जनता के बीच जा रहे हैं और वो आत्मविश्वास बोल रहा है। मैं चाहूंगा फ्रेम में लाया जाए और वेद प्रकाश जी अपनी बात रखें जी। देखिए आलोक जी, अगर जनता खुश होती तो किसान आंदोलन क्यों होता? अगर 750 किसानों को मारकर मोदी जी विकास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे से निकाल लिया, और दूसरी भाषा में बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहा हूं। अब कौन सा दावा झूठा है, कौन सा सच्चा है, खुद अंदाजा लगा लीजिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं रोजगार मैंने सृजित कर दिए, और दूसरी तरफ सारी रिपोर्ट बताती है कि 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैंने देश का बड़ा भारी विकास किया, दूसरे जब पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया जाता है तो बताया जाता है कि यूपीए सरकार के दौरान, कांग्रेस यूपीए के सरकार 10 सालों के अंदर भारत की जो औसत जीडीपी ग्रोथ थी वो 7.8% थी, और मोदी जी के 10 साल के अंदर 5.7% है। अब 7.8% ज्यादा होती है या 5.7% होती है, आप अंदाजा लगा लीजिए। मोदी जी खुद बताते हैं कि जब कांग्रेस का राज था तब देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, और आज 10 सालों के अंदर मोदी जी ने उसको बढ़ाकर 205 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। फौजी अग्निवीर योजना से युवा नाराज है, उनसे मजदूर उनसे नाराज हैं। विकास हो रहा है निश्चित रूप से, पर किसका हो रहा है? अडानी अंबानी का हो रहा है। लोगों की जेबें काटकर एक व्यक्ति विशेष और चंद पूंजीपतियों की जेबें भरी जा रही है। 16 करोड़ रुपए खुद सरकार ने कहा है कि उन्होंने बैंकों का कर्ज राइट ऑफ किया है बड़े पूंजीपतियों का, और 10 लाख, खत्म कर रहा हूं सर, 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में किया है। आपके सवाल आपने उठाए, जल्दी से मैं चाहूंगा कट टू कट सवाल का जवाब। कट टू कट देवेंद्र जी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम सारे मुद्दे जीडीपी को लेकर के उठा रहे हैं और आप इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है ये आंकड़े गलत हैं। देखिए जल्दी से, अब मैं चाहूंगा इस पर जल्दी से सवाल का जवाब। मैं केवल इतना निवेदन कर सकता हूं कि तीसरी बार जब भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो भारत
तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, ये तय है। वेद प्रकाश जी के कहने से वेद प्रकाश जी एक बार अपना आंकलन कर लें कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी। ये लोग तो चुनावों की दृष्टि से लोगों को केवल प्रलोभन देते थे, कच्चे पक्के वादे करते थे जो पूरे कभी हुए नहीं। 2006 के अंदर इन्होंने 1000 किलोमीटर बनाने की सड़क का तय किया था, बनी नहीं, हमारी सरकार ने बनाई, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस इन्होंने छोड़ दिया, 2008 के अंदर कह दिया कि हम बनाएंगे, बनी नहीं। 2018 में हमारी सरकार ने आकर के बनाया। ऐसे बहुत सारे, आज देश की सरहदें मजबूत हुई हैं, आज देश ताकतवर हुआ है। देश का, मैं तो डबल इंजन सरकार की बात करूं, हरियाणा में 1,25,518 नौकरियां अभी तक हम लोग दे चुके हैं। 10,997 नौकरियां भी परसों रिजल्ट जो आया है उसमें बच्चों को दी है। और आप ये देखिए कि आपने देखा होगा हिसार के अंदर नारनौंद में एक गांव राखी शाहपुर, जिसके अंदर एक ही परिवार के 3 बच्चों को नौकरी मिली है। जिस किसान के पास केवल मात्र 1 किल्ला जगह थी, उसमें वो क्या खाता और क्या अपने बच्चों को परोसता, उसके परिवार के अंदर 3 नौकरियां मिली हैं और बिना किसी पैसे के, बिना किसी खती और पर्ची के उस बच्चे को नौकरी दी गई है। किस प्रकार से वेद प्रकाश भाई साहब बात करते हैं? इनको चैनल पर बैठने के लिए पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आत्म अध्ययन करना चाहिए कि आप कैसे कह सकते हैं। आप अपना कार्यकाल तो देखें, उस कालखंड को याद तो करें। ठीक है, वो गलत हो सकते हैं, आत्ममंथन हो सकता है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्या जी के पास चला जाएगा। अनिल जी, जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जब हम परिदृश्य में जब बात करते हैं, जब भारत की जो छवि है, चाहे वो आंकड़ों को लेकर के बात करें, अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर कहीं ना कहीं जो पिछले सालों की तुलना में कहीं ना कहीं वो तस्वीर बदली है। इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा बड़ी बेबाकी से आप दें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त जो भारत की स्थिति है वो इतनी अहम स्थिति है कि आप इसराइल के पक्ष में भी खड़े दिखते हैं और फिलिस्तीन के पक्ष में भी खड़े दिखते हैं। आपके जयशंकर जी यूरोप को धमका के आते हैं, यूएस को धमका के आते हैं, जो डोगरी बात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो भारत की स्थिति है, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई देहाती औरत कह के अपमान कर सके। तो मेरा मानना है कि सड़क की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की बात हो, चाहे आर्थिक पक्ष की बात हो, निश्चित तौर पे भारत की स्थिति पहले से बहुत बहुत बेहतर है। तो मेरा ये भी मानना है कि जो किसान की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, तमाम जो इश्यूज हैं, क्या ये इश्यूज 10 साल में खड़े हुए हैं? अभी तक इस देश में अधिक कालखंड जो रहा है वो गैर भाजपा सरकारों का रहा है। अगर किसान की स्थिति आज इतनी बुरी है, जैसा कि मानते हैं, कि ऐसे कैसे हो गया कि अब तक इन सरकारों ने क्या किया? तो मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी और इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। बिल्कुल, हालात बदले, परिस्थितियां बदली। वेद प्रकाश जी, मैं केवल एक बात कह सकता हूं। हाँ, जी, मैं निवेदन करूं, अनिल आर्य जी ने जो विश्लेषण किया है वो बहुत प्रकांड विद्वान है, उनका अध्ययन बहुत गहरा है, उन्होंने पूरे राजनीति के ऊपर विश्लेषण किया है। मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बड़ा सटीक विश्लेषण किया है। मैं निवेदन करता हूं कि देश की स्थिति, देश की सरहदें, देश समृद्ध, देश सशक्त कैसे हुआ है। आज से पहले आप ये देखिए कि मेरे देश का एक विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की भूमि पर पकड़ा जाता है और 72 घंटे के समय के अंदर, 60 घंटे के अंदर मेरे देश का फौजी हिंदुस्तान को लौटाया जाता है। ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत, ये है भारतीय जनता। हालात बदल रहे हैं और परिस्थितियां बदल रही हैं। वेद प्रकाश जी, अब इस सवाल का जवाब देखिए, वरिष्ठ पत्रकार ने भी बात कही, थोड़ी देर के लिए राजनीति छोड़ देते हैं, लेकिन पिछले सालों की तुलना में हालात बदले हैं कि नहीं? आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। जी, सुनेंगे वेद प्रकाश जी को, ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा सब लोग। करोगे तो बोल लूं भाई। सर एक एक करके। अब जी, कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बात रखें। जी, देवेंद्र जी, मैंने आपको सुना, पूरा मौका दिया, अनिल जी ने भी अपनी बात रखी। वेद प्रकाश जी देखिए, वेद प्रकाश जी अपनी बात रखिए, चलिए। हाँ, आलोक जी, हाँ, मैंने जितने भी आंकड़े दिए हैं, मैं आपको भी चुनौती देता हूं, हाँ, और अनिल आर्य को भी चुनौती देता हूं। हाँ, अगर मेरा एक भी आंकड़ा गलत हो और मैंने संसद के अलावा कोई दूसरा आंकड़ा रखा हो जो सरकार ने रखा हो, मैं आपके चैनल पर माफी मांग लूंगा। जी, मैं वो आंकड़े दे रहा हूं जो सरकार, और ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति होगी। क्या स्थिति होगी?
श्रीलंका आपको आंख दिखा रहा है, जी। बांग्लादेश आपको आंख दिखा रहा है, जी। नेपाल आपको आंख दिखा रहा है। इन्होंने देहाती जी जी, औरत का अच्छा वैसे नाम वेद दे प्रकाश दिया। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, वेद प्रकाश जी, आपने आलोक को चुनौती दी, एंकर को, वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्या को चुनौती दी। चुनौती आपकी अपनी पार्टियों में है ज्यादा, उससे निपटे वो ज्यादा बेहतर होगा। आप जनता के बीच जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के जाएं, आपके लिए एक अच्छा मौका है कहीं ना कहीं। तो सुनिए सर, हाँ हाँ, मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सर मैं आपको पूरा अनिल मौका दे रहा हूँ, आर्य जी चलिए कोई नहीं बोलेगा, अनिल जी भी देवेंद्र जी भी, सिर्फ वेद प्रकाश जी की सुना जाएगा, ठीक है? वेद प्रकाश जी अपनी बात पहले रखिए मेरी जी। सुन लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए, फिर अनिल जी की भी सुन जी लीजिए। जी, आप ही को सुन रहा हूं मैं, आप ही को सुन रहा हूं जी। इन्होंने देहाती औरत का कहा है, बिल्कुल पाकिस्तान ने कहा था, मैं इनकी बात से सहमत हूं, पर क्या आज पाकिस्तान वाले लोग मोदी के लिए कुछ नहीं कहते? न्यूजीलैंड वालों नहीं, उन्होंने क्या बोलते हैं, कनाडा वालों ने मोदी जी के लिए क्या कहा? G20 सम्मेलन हुआ था यहाँ, और उसके बाद भारत की क्या फजीयत हुई? वो क्या फजीयत हुई? अमेरिका जिसकी ये बात करते हैं, अमेरिका ब्रिटेन ने कनाडा का पक्ष लिया या भारत का पक्ष लिया? बड़ी बड़ी बात करना बड़ा आसान है। इन्होंने तो कह दिया था हमने यूक्रेन का युद्ध करवाकर भारत के लोगों को ले आए। मेरे पास आरटीआई अगर आपको तो अभी दिखा दूं, सरकार डांट रही है, आरटीआई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठ बोलना, मीडिया करना, एक मिनट, सच और झूठ का फैसला हम लोग यहाँ पर डिबेट में नहीं कर सकते, हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकते। अनिल आर्या जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं पिछले सालों की तुलना की अगर बात करूं तो हालात परिस्थितियां बदले। देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया अब 4 जातियां रहेंगी बस खाली, गरीबों की रहेगी, परिवारवाद को लेकर के अब इसका खात्मा होगा, बेरोजगारों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और किसान, और बाकी विपक्ष किस तरीके से अभी उन्हीं जातियों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमता नजर आ रहा है। आर यू एग्री विद मी अनिल जी? मैं आपकी बात से सहमत हूं आलोक जी। दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस सामने दिख रही है कि स्लेट काली की हुई है, फिर भी कांग्रेस और कांग्रेसी उसको पचा नहीं पा रहे। पूरे देश में आज जो कांग्रेस की स्थिति है, आप 400 सीट पे कहीं थे जब इंदिरा गांधी जी का शहादत हुई थी, जब राजीव गांधी मेजोरिटी में आए थे, अब 44 बाकी खड़े हो गए हैं। आज भी अगर आप हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी आपको लगता है कि पूरी जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी है और भाजपा के खिलाफ खड़ी है, तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेसियों की मासूमियत कहूं या क्या कहूं, मेरी समझ से बाहर है। इनको समझना होगा। ये कर्नाटक की जीत की बात करते हैं, 3 स्टेट्स में जो हार्डकोर स्टेट्स बीजेपी के कांग्रेस के स्टेट थे, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी, वहां आपका सुपड़ा साफ हो गया। आप उस स्लेट को नहीं देखना चाहते। मतलब ये जो चीजें हैं, आप पता नहीं सुपड़ा साफ कहाँ हुआ है? आप पत्रकार होकर झूठ बोल रहे हैं, हम हारे। अरे अनिल जी, आपने गलत कह दिया भाई, सरकार गई, सुपड़ा नहीं साफ हुआ, कुछ सीटें भी आई हैं मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, किस तरीके से, राजस्थान में भी पलट हुआ है किस तरीके से, वहां पर सुपड़ा नहीं साफ हुआ है भाई। चलिए वेद प्रकाश जी, चलिए वो राजनीतिक बातें अपनी, लेकिन आप जनहित के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट मुस्कुरा के चाहूंगा मैं, आप डिबेट में एक दें वेद प्रकाश जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट जी। हाँ, मैं तो सदा मुस्कुरा कर बात करता हूं, मैं अनर्गल बात नहीं करता, असभ्य बात नहीं करता, और ना किसी के ऊपर कटाक्ष करता। मैं हमेशा तथ्यों पर बात करता हूं। हाँ, ये जनता का अधिकार है, किसे चुने किसे ना चुने। हमको इन चुनावों में जो हुए, जिनकी अनिल जी बात कर रहे हैं, 4 करोड़ 92 लाख वोट मिली, भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिली, फिर भी हम हार गए। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। इंडिया अलायंस ने अपनी 5 गारंटियां दी हैं, किसान की गारंटी, युवाओं की गारंटी, भागीदारी की गारंटी, महिलाओं की गारंटी, उनको लेकर हम जाएंगे। और हमने इंडिया बहुत अच्छा मौका, और जाएंगे तो जनता भी आपका इनिशिएटिव लेगी, और जो बीजेपी के पास 10 सीटें जरूर अपने स्टेट लगाने में कामयाब रहेंगे। और वेद प्रकाश जी, वैसे भी मैं बता दूं, मैं भी विपक्ष को भी उतना ही मौका देता हूं जितना सत्ता पक्ष को देता हूं। पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष रूप से मेरी डिबेट रहती है, ये आप सुन भी लीजिएगा यूट्यूब पे भी आप जी। देवेंद्र दत्त जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा जी, जल्दी से। आदरणीय आलोक जी, मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, आज मैं जहां देख रहा हूं, वेद प्रकाश जी अपने शब्दों की ध्वनि को बहुत ऊंचा करके बातों को सत्य साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे सत्य साबित होगा नहीं। जैसे मैंने निवेदन किया कि आज विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर आज इन्होंने पाकिस्तान की बात की। आज पाकिस्तान की आवाम की आप व्यूज सुनिए, उनकी बातें सुनिए टीवी चैनल्स पर। वो लोग खुद ये स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान ने यदि गुर्बत से बाहर निकलना है तो हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व चाहिए।
जब हमारा पड़ोसी मुल्क और दुनिया के मानचित्र पर आज हिंदुस्तान का लोहा माना गया है, हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है, भारत विश्व बिल्कुल हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा। अनिल जी, मैं चाहूंगा, समय हो रहा है, मुझे भी कमांड मिल रहा वाइंड अप करने का। एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का, विदेशों में भी अब किस तरीके से छवि और हालात, स्थितियां, परिस्थितियां बदलते नजर आ रहे हैं, विदेशों में भी अब नमो नमो की डंका बोल रहा है। आलोक जी केवल एक बात, जल्दी से। कांग्रेस बड़ी असमंजस में है और कांग्रेस निश्चित रूप से बौखलाहट में है। इनको अरे थोड़े मुद्दे अब जनता के बीच में जाइएगा बताने के लिए जी, थोड़े छोड़ दीजिए। अभी 10 सीटों पर अभी आपको अपनी चुनाव की जो वैतरणी है वो पार करानी है और जीत की लय को बरकरार रखना है हरियाणा में। चलिए अनिल जी, एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड में आपसे जल्दी से। कि वेद प्रकाश जी और उनके कांग्रेसी मित्रों को हकीकत को समझना होगा और भाजपा के मित्रों को अति आत्मविश्वास को नहीं आना होगा, तो ही ठीक रहेगा। मेरा मानना यह है कि इस देश के लिए सशक्त विपक्ष होना बहुत जरूरी है, जो आज की डेट में नहीं है। और वो कांग्रेस और उनके साथियों की गलती की वजह से है कि वैसे एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं और गठबंधन बढ़ा के खड़े हो जाते हैं। मोदी जैसे नेतृत्व के सामने इस ढंग की जो आप नेतृत्व की बात कर रहे हो बात नहीं चलेगी। बिल्कुल, जहां पर गठबंधन की बात होती है वहां पर अपने अपने राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाएं भी सामने आती हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वेद प्रकाश जी आपका भी, अनिल जी आपका भी, देवेंद्र दत्त जी आपका भी। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर हैं। अब ऐसे में अगर हरियाणा की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, लेकिन अन्य दल को, विपक्षी की अगर बात करें तो कांग्रेस और आप मिलकर के चुनाव लड़ रही है और साथ ही में कितना सेंध लगाने में कामयाब होती है ये देखना होगा, या उससे भी बड़ी बात बीजेपी अपनी जीत की लय को बरकरार रखती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।